दोस्तों 8 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। ओके, और जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उसी से आ रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन बैंक की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। ओके, ये पार्ट 4 है। इससे पहले जो 3 वीडियो आई हैं उनमें मैंने आपको जो सभी अध्याय के जो आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने थे उनके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी। अब हमें क्या क्वेश्चन आंसर देखना है, तो हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ओके, बाकी सभी अध्याय के आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो पहले की वीडियो में आपको सही बता चुका हूं, तो क्रम से जाकर आप देख लीजिएगा। तो हमारा अध्याय 1 आ जाता है बिलियन। क्वेश्चन आंसर देखना है, हमें क्रम से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे ज्यादा 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें हमारे और 4 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्रम से देखते जाएंगे क्वेश्चन। ओके, तैयार करते जाइएगा। और सॉल्यूशन में बताऊं तो आप क्या है स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लीजिएगा। इससे क्या फायदा हो कि जब एग्जाम देने आप जाएंगे तो 2-3 घंटे पहले आपको फास्ट अगर रिवीजन करना है कुछ 4-5 अध्यायों को सभी का, तो एक साथ आप तुरंत कर पाएंगे, क्योंकि हर वीडियो क्या है काफी लंबी हो जाती है, फिर बाद में आपको दिक्कत होगी फिर देखने में। ओके, फिर देख लेते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। पहला है हमारा समपरासी विलयन की परिभाषा लिखिए। तो आंसर आपका क्या रहने वाला, समपरासी विलयन क्या होता है? तो समपरासी विलयन वे विलयन होते हैं जिनकी परासरण दाब समान होते हैं, अर्थात जब उन्हें एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो उनके बीच कोई शुद्ध विलायक प्रवाह नहीं होता है। तो ये होने वाला आपका समपरासी विलयन। ओके, मेन आपकी लाइन रहने वाली है कि वे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है समपरासी विलयन कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है, विलयन की में मोलरता ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, आपका विलयन की आपकी मोलरता का फॉर्मूला लगाना है। कैसे सॉल्व होगा चलिए दिखा देता हूं मैं आपको। पहले तो दोस्तों आपको क्या है NaOH के मोलों की संख्या आपको निकालना पड़ेगा। तो NaOH के संख्या आपको निकालनी है। तो NaOH का आणविक द्रव्यमान, NaOH का आणविक द्रव्यमान निकाले तो अब सोडियम है तो 23 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, टोटल आपका आएगा ओके 40 ग्राम प्रति मोल। ये आपका रहने वाला आणविक द्रव्यमान। इसके बाद दोस्तों इसके बाद हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोलों की संख्या में कैसे पता चलेगी, जो टोटल ग्राम कितना दिया 5 ग्राम दिया है उसमें हम 40 ग्राम प्रति मोल का निकाल लेते तो हमारा ये आ जाता है मोलों की संख्या। बस इसके बाद हमारा विलयन दिया हुआ है आयतन में, तो इसको हम क्या लीटर में कन्वर्ट कर लिया, फिर यहाँ सॉल्व किया गया है। ओके, तो ये आ जाता है आपका आंसर। तो ये आपका रहने वाला है 0.278 आपका आंसर रहने वाला है। आगे नेक्स्ट आ जाता है हेनरी का नियम लिखिए। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। यानी हम जितना ज्यादा दाब लगाते जाएंगे गैस उतनी ज्यादा क्या है द्रव में घुलती जाएगी। जैसे जो आपके कोको कोला पेप्सी वगैरह आता है तो उसमें जो आपने देखा होगा गैस भरी रहती है, तो क्या है हेनरी के नियम इससे भरी जाती है। तो क्या किस पास लिखना है, हेनरी के नियम बताता है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है जो उस द्रव के सतह पर मौजूद होता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिलोम परासरण की परिभाषा लिखो। तो प्रतिलोम परासरण क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणुओं को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में बाहरी दाब लगाकर परासरण की प्राकृतिक दशा में के विपरीत धकेला जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर क्या है जल शोधन में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की हमें क्या है मोलरता ज्ञात करनी है। इसमें मोलरता थी, इसमें मोलरता ज्ञात करनी है। देख लेते हैं किस प्रकार से होने वाला है। पहले तो आपका इसमें क्या है एथेनोइक अम्ल है, इसका पहले आपको आणविक द्रव्यमान चाहिए पड़ेगा। तो आणविक द्रव्यमान यहाँ निकाला गया है। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके अनुसार हम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 60 ग्राम। फिर हमें क्या मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो मैं कितना दिया 2.5 ग्राम से आपको क्या है 60 का भाग लगा देंगे तो हमारा मोलों की संख्या आ जाएगी। ओके, इसके बाद बेंजीन का द्रव्यमान है ग्राम में दिया है, किलोग्राम में यहाँ बदला गया है और फिर इस प्रकार से आपका निकाल दिया है। मोलरता निकालिए, नॉर्मल जो आपका फॉर्मूला होता है उससे आप प्रयास करिए या थोड़ा शॉर्टकट डायरेक्ट निकाला गया। ओके, तो मोलरता आपकी आएगी 0.556 लगभग आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 ग्राम NaOH 90 ग्राम जल में उपस्थित है, विलय की मूल प्रवाह की आपको गणना करनी है। तो इसे देख लेते हैं, यहाँ से आपका रहने वाला है। तो कैसे यहाँ से आपको क्वेश्चन आए NaOH की मोलों की गणना आपको करनी है। तो सबसे पहले आपको NaOH और जल के मोलों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ दिया हुआ है NaOH का आणविक द्रव्यमान निकाला गया है, फिर मोलों की संख्या निकाली गई है। इसी बार से फिर जल का आणविक द्रव्यमान निकाला गया है, फिर जल के मोलों की संख्या निकाली गई है। तो कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, NaOH की मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, तो हमारा ये आ जाता है आपका। ओके, इसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा आपका। इसके बाद दोस्तों तो आपका NaOH की मोलों की संख्या और जल की मोलों की संख्या आपका आ जाता निकल आता है। अब हमें सीधे निकालना है NaOH का मूल प्रवाह। तो मूल प्रवाह हमारा इस बार से निकलने वाला है।
विलेय का मूल प्रभाव इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या होता है जिसका निकाल रहे हैं। अगर विलेय का मूल प्रभाव चाहिए तो विलेय का ऊपर आपको मूलों की संख्या लिखनी है बटे कुल मूलों की संख्या लिखनी है, और विलायक का निकाले तो विलायक को आपको मूलों की संख्या लिखनी है बटे कुल मूलों की संख्या लिखनी है। बस सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तो मैं क्या है NaOH का निकाला, हमारा NaOH क्या है हमारा विलेय है, तो उसके हमने क्या है 0.1 उसकी मूलों की संख्या रखी बटे कुल मूलों की संख्या जो हमने निकाली थी, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.0196 आपका लगभग रहने वाला है। क्लियर है। अब इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें पहले वाला क्वेश्चन है कि आपको परिभाषा देनी है प्रासरण दाब की, असमान अणुभार की और मूलन से यानी मूल प्रवाह की परिभाषा देना है। क्रम से हम देख लेते हैं परिभाषा। पहले आपको प्रासरण दाब बताना, तो प्रासरण दाब क्या हो जाएगा, तो प्रासरण दाब उस द्रव स्थितिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने में उत्पन्न होता है। असमान अणुभार पूछा जा रहा है, तो असमान अणुभार गुणधर्म द्वारा गणना करने पर प्राप्त अणुभार मान असमान अणुभार कहलाता है। यह विलेय के आयतन या संगुणन पर समान अणुभार की तुलना में क्रमशः क्या कम व अधिक मान रखता है। मूल प्रवाह, तो मूल प्रवाह क्या है, किसी विलयन के विलेय तथा विलायक या विलायक तथा विलेय के मूलों की संख्याओं के अनुपात क्रमशः विलेय और विलायक के मूल प्रवाह के कहलाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल कर दिया, अभी हमने मूलों की निकाला भी है। अगर आपके देखिए विलेय का आपको मूल प्रवाह निकालना है तो विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन के कुल मूलों की संख्या हो जाएगा आपका। ओके, और आपको विलायक का निकालना है तो विलायक के मूलों की संख्या बटे विलयन के कुल मूलों की संख्या। और विलयन के कुल मूलों की संख्या कैसे निकलेगी, विलेय के मूलों की संख्या प्लस आपका हो जाएगा विलायक के मूलों की संख्या, तो आपका कुल विलयन की आपकी मूलों की संख्या निकल आएगी इस प्रकार से। तो ये आपको तीनों परिभाषा तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम CCl4 में घुली हो तो बेंजीन में CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ये आपका इसका सॉल्यूशन रहने वाला है किस प्रकार से कि विलयन का द्रव्यमान निकालना है। पहले विलयन का द्रव्यमान निकाले तो बेंजीन का द्रव्यमान होना चाहिए प्लस है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका आपका द्रव्यमान होना चाहिए, तब आपका निकल आएगा टोटल विलयन का द्रव्यमान। तो 22 ग्राम और 122 ग्राम 140 ग्राम हो जाएगा। अब क्रम से निकालना बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला गया है। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत हमारा 15.28%। इसी बात से फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का आपका द्रव्यमान प्रतिशत निकाला गया है। ओके, तो ये आपका आ जाता है, तो द्रव्यमान CCl4 का भी द्रव्यमान आ जाता है। ओके, अब इसके बाद प्रतिशत में ज्ञात करना है तो किस प्रकार से किया गया है। ओके, वैसे आपको डायरेक्ट यहाँ निकल भी आता है, फिर भी आपको देखना है उस दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं कि टोटल आपका जो विलयन होता है 100% होता है, 100% होता है। उसमें हमें तो चाहिए CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत घटा देंगे तो भी हमारा आ रहा है, तो वो आपको बताया जा रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। तो ये दोस्तों आपका रहने वाला है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श विलयन होते हैं राउट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन क्या है राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आसमन द्वारा द्रव्यों का पृथक करना संभव होता है, जबकि अनादर्श विलयन में आसमन द्वारा केवल एक द्रव्य शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। विधिया एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, एंथैल्पी परिवर्तन होता है। इस प्रकार से दिया है, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि प्रासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। इसका देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन रहने वाला। तो ये इसका सॉल्यूशन रहने वाला है कि सिद्ध करो कि प्रासरण दाब एक क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो धर्म में। तो किस प्रकार से दिया है, तो पहले तो आपको प्रासरण दाब का फॉर्मूला याद तो आपको करना ही है। ओके, वन टाप समीकरण आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। तो ये आपका दिया हो किस प्रकार से आपको बताया जा रहा है, तो तैयार कर लेना है। और किस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि जो हमारा जो सी है यहाँ ओके आपका मूलर सांद्रतन वो क्या है किस पे मूलों की संख्या पर निर्भर करता है। मूलों की संख्या यानी सीधे विलेय के कणों की संख्या से संबंधित है। अतः हमारा जो प्रासरण दाब होता है वो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और जब कणों की संख्या पर निर्भर करे तो वो आपका अणुसंख्या गुणधर्म रहता है। ओके, तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां एक क्वेश्चन है। तो किसी ताप में शुद्ध बेंजीन का वाष्प 0.850 बार है, 0.5 ग्राम आवासशील विद्युत अपघट्ट ठोस 29 ग्राम है, बेंजीन में घोला गया है, प्राप्त वाष्प दाब इतना है। तो ठोस का आपको मूलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो ये आपका रहने वाला है। तो यहाँ से आपका इसका सॉल्यूशन ये रहने वाला है कंप्लीट। आंसर आता है 170 ग्राम प्रति मोल आपका आंसर रहने वाला है, पूरा आपका ये दिया हुआ है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रतिशतता, मूललता और पीपीएम को परिभाषित करना है। प्रतिशतता आपको पूछा जा रहा है, प्रतिशतता क्या होती है, किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। ये द्रव्यमान प्रतिशतता बताया जा रहा है आपका। ओके,
और फिर इसके बाद हम देख लेते हैं आयतन प्रतिशतता। तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोललता को परिभाषित कीजिए। तो मोललता को परिभाषित करना है, ये आपका मोललता के बारे में दिया हुआ है। सूत्र शायद आपको याद रखना है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और पीपीएम के बारे में पूछा जाता है तो पीपीएम के बारे में आपका ये दिया हुआ है। फिर आगे आपको मोललता के बारे में पढ़ के रखना है। ये सभी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले अध्याय से। ओके, तैयार आपको सभी आपको करना है। तो हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा एक प्रोटीन कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का पराक्षण दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान का आपको परिकलन करना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। ओके, तो पहले आपका यहाँ से दिया हुआ है, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए बताया जा रहा है। पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है आपका, तीसरे स्टेप, चौथा, मतलब किस क्रम में हमें करना चाहिए। थोड़ा डिटेल से दिए से सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, लेकिन पूरे डिटेल से क्रम से बताया जा रहा है कि अगर आपको निकालना है तो कैसे आपको निकलने वाला है। पहले से आपको क्या है, पराक्षण दाब का समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। ये सब फॉर्मूला होता है, ये सब रहता है आपका। तो मूलक सांद्रण सी ज्ञात करना पड़ेगा। इसी से हम क्या सी की वैल्यू निकाले हैं। अब चाहते हो कि डायरेक्ट पछाना कर सकते, लेकिन ये सब वैल्यू भी बताई गई ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर ये सब हमने निकाल लिया, पाई की वैल्यू, आर टी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम। तो सी हमारा यहाँ निकल आता है। इसके बाद विलयन का जो आयतन को लीटर में परिवर्तित कर लिया। प्रोटीन के मोलों की संख्या में ज्ञात कर लेते हैं यहाँ। प्रोटीन का फिर मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं और फिर हमारा आंसर आता है आपका। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है आंसर। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। देख ले, पहला क्वेश्चन हमारा मोललता और मोलरता में अंतर बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस में कई बार ये क्वेश्चन आपका आया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है मोलरता और मोललता में अंतर, चारों अंतर दिए हुए हैं। 4 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए ये मैंने पहले ही 4 नंबर का तैयार करके रखा है। तो तैयार आपको कर लेना है। मोललता का संबंध क्या है, विलयन के आयतन से संबंधित है। जबकि जो मोललता होती है वो उसका संबंध विलायक की संख्या से होता है। मोलरता विलायक की मात्रा महत्वहीन है। मोललता में विलयन का आयतन महत्व नहीं रखता। इस बात से दिया, तैयार कर लीजिएगा। फिर उनका इकाई दी हुई है कि इसमें व्यक्त किया जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा दीजिए। इसके साथ ही विलय के अणु भारों से इसका संबंध बताइए। अब देखिए, हम यहाँ देखें तो जो आपका मोलल हिमांक स्थिरांक है, ये आगे आपका मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, ये डायरेक्ट आपके विलय के अणुभार से संबंधित नहीं होते हैं। इनका जो संबंध पेपर में भी आता है तो मोललता से आता है, मोललता से संबंध रहता है। विलय के अणुभार से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रहता है। ओके, तो हमें यहाँ जो सॉल्व करना है वो मोललती वाला इसका संबंध स्थापित करना पड़ेगा। देख लेते, पहले हम देखने वाले हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो ये आपका दिया है उसकी परिभाषा। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है, इसका ये आपका डायग्राम भी रहने वाला है। फिर इसके साथ इस पर से क्वेश्चन आता है किसी विलय की मोललता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध आपको स्थापित करना है। अब यहाँ दिया विलय का अणुभार, अब किसी डायरेक्ट तरीके से वो क्या है, उससे संबंधित रहता ही नहीं है। ओके, तो यही आपको निकालना पड़ेगा मोललता से किस प्रकार से रहेगा। तो ये आपका परिभाषा होती है, यहाँ से आपका संबंध निकाला जा रहा है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहता है, आपका इतना रहता है शॉर्ट टाइप। ओके, इसी देखिए इसके समानुपाती होती है। जो हमारा मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है वो मोललता के समानुपाती होती है। ओके, मोललता के समानुपाती होती है। जब समानुपाती हटाएंगे तो के भी एक आपका क्या है, नीतांक आएगा, समानुपाती नीतांक आएगा, और यही हमारा क्या है, मोलल क्वथनांक स्थिरांक रहता है। तो आपका हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद आपको हिमांक वाला ही पूछा है, तो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा दी हुई है। ये आपका डायग्राम रहने वाला है। एमपीयूडीएम 24 में था आपका क्वेश्चन। ओके, इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ भी आपको बताया जा रहा है कि जो आपकी मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, जो आपका हिमांक में अवनमन है वो मोललता के समानुपाती होता है। इसमें भी समानुपाती आप हटाएंगे तो KF आएगा, जो कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। ओके, इसी बार से आपका जो क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन समानुपाती है मोललता के, क्वथनांक उन्नयन है समानुपाती मोललता के, समानुपाती हटाएंगे के भी आएगा। के भी हमारा क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। तो इस बार से आपका सॉल्व रहने वाला है, ये हमारा संबंध हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा राउट का नियम बताना है, आपको राउट का नियम बताना है, और इसका साथ ही आपको क्या व्यंजन की व्युत्पत्ति करनी है। ऐसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है राउट का नियम, और इसका गणितीय व्यंजक किस प्रकार से व्युत्पन्न करना है वो भी आपका यहाँ बताया जा रहा है। तो राउट का नियम पहले 2 लाइन में बताया जा रहा है। स्थिर ताप पर आवासशील विलय युक्त विलयन का वाष्पदाब उसके विलायक के मोल के प्रवास के समानुपाती होता है। फिर उसका आपको बताया जा रहा है गणितीय व्यंजन इस प्रकार से रहने वाला है। इसके आगे भी एक लाइन दी हुई है, तो इसे भी आपको देख लेना है। तो हो जाता हमारा कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन के 4 आपको अंतर बताने हैं। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक विचलन
वाले अनादर्श विलयन में अंतर, तो ये पहला पॉइंट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक ये आपका बोर्ड एग्जाम में वैसे आया नहीं है, ये पढ़कर आपको अच्छे से रखना है। ओके, ये आपके दिए हैं 5 पॉइंट में अंतर बताया जा रहा है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर, स्क्रीनशॉट लेकर आपको जरूर रख लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिली मोल N2 गैस नाइट्रोजन गैस मिली होगी, और ये सब आपको मान दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपके इस प्रकार से रहने वाला है, ये आपका सॉल्यूशन रहने वाला है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार प्रैक्टिस आपको कर लेना है। ओके, हेनरी का जो आपका नियम है उसी से आपका निकाला जा रहा है, यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन अपना तरफ से अब देख लीजिएगा, पढ़ना है। बाकी मैंने आपको लगभग सभी क्वेश्चन आप तैयार करा दिए हैं। अब आ जाता है दोस्तों हमारा अध्याय 2 विद्युत रसायन, इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को की आपको क्या परिभाषा लिखनी है। देख लेते हैं क्या रहने वाली परिभाषा। अगल को शॉर्ट में तैयार किया गया आपका कि फेराडे का प्रथम नियम लिखिए, जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन नहीं रखा जा सकता, क्यों? प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या है? व्यक्ति की परिभाषा लिखिए। क्रम से सॉल्यूशन आपका दिया है, तो मैं सॉल्यूशन आपको दिखाते जाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो आपका बताया जा रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है जिसका उपयोग अन्य इलेक्ट्रोडों के विभव को मापने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोड विभव का 0 वोल्ट माना जाता है। फेराडे का प्रथम नियम दिया हुआ है कि फेराडे का विद्युत अपघट्ट के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले या घुलने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित होने वाली मात्रा के समानुपाती होते हैं। जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जो जिंक होता है कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया के कारण जिंक का पात्र धीरे धीरे क्या घुलने लगेगा और एक समय आगे कि जिंक का पात्र बचेगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन को उसमें सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। प्रबल विद्युत अपघट्ट की परिभाषा आपको देनी है। प्रबल विद्युत अपघट्ट वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में पूर्ण आयनित हो जाते हैं और विद्युत के स्वचालक होते हैं, जैसे आपका NaCl, HCl। व्यक्ति की परिभाषा देनी है। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें एक या एक से अधिक विद्युत रासायनिक सेल होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयुक्त होने वाले 2 पदार्थों के आपको नाम बताने हैं। तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त ईंधन में कौन कौन से पदार्थ प्रयुक्त होते हैं? मेथेनॉल होता है, प्राकृतिक गैस जो होती है उसका यूज किया जाता है। किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो आपको उसमें भी बताया था, ओके, यहाँ भी आपको बताया था, एक वाक्य में पढ़ा रहा था। क्यों घटती है? क्योंकि आयनों की संख्या पर डिपेंड करती है। अगर आयनों की संख्या कम होगी तो हमारी जो चालकता है वो भी कम हो जाती है। ओके, तो आयनों की संख्या कम हो जाती है, जैसे विद्युत धारा का वहन करने वाले आयनों की भी कमी आ जाती है, इसलिए चालकता तनुता के साथ घटती है। एनोड किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है, अर्धचालक किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जहां ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। विद्युत रासायनिक सेल में धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जो सेल के प्रकार पर निर्भर करता है। अर्धचालक किसे कहते हैं? तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता जैसे धातु को चालकों जैसे लकड़ी के बीच होता है, इनकी चालकता तापमान बढ़ाने या अशुद्ध ही मिलाने पर बढ़ जाता है, उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्लियर है? 10वां आ जाता है। इसमें दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है? NaCl, HCl और NaC का हमें सब तीनों का देखिए मान दिया हुआ है, तो हमें क्या है HAC के आपको यह मान निकालना है। तो किस प्रकार से कोलास के नियम का देखिए प्रयोग करके निकलने वाला है। यहाँ का कोलास के नियम का देखिए प्रयोग किया जा रहा है। ये कोलास का नियम लगाया है, ये हमारे वैल्यू सबकी है, तो वैल्यू रख देती है, फिर वैल्यू रखने के बाद हमारी गणना कर देती है, तो हमारा आंसर आ जाता है। और सिंपल रहने वाला ये आपका रहने वाला है कोलास का नियम। कोलास का नियम से आप रखते हैं, सबकी वैल्यू रखते हैं, हमारा इसका आपको निकालना वो आपका आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला कोलास के नियम लिखना है, आपको 2 अनुप्रयोग बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं, 2019 की बोर्ड एग्जाम में आया, 20 में आया, 22 में आया, 24 में आया। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कोलास का नियम। आपका पहले तो ये कोलास का नियम दिया हुआ है, पूरा अच्छे से पहले कोलास का नियम तैयार कर लेना है। फिर कोलास के नियम के 2 अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। तो पहला अनुप्रयोग है इसका उपयोग किसमें उपयोग किया जाता है? तो कोलास के नियम का उपयोग या अनुप्रयोग किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता ज्ञात करने के लिए किया जाता है, वो बताया जा रहा है। ओके, जिस तरीके से पेपर में आपको लिखना चाहिए उसी तरीके से यहाँ पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। दूसरा अनुप्रयोग रहता है कोलास के नियम का अनुप्रयोग दुर्बल विद्युत अपघट्टों की आयनन की मात्रा ज्ञात करने के लिए होता है। तो ये आपका दिया, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। ओके, तैयार अच्छे से करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाई चांस है कि आपके टीचर आपको पेपर में दें, तो आपको जरूर तैयार कर लेना है। इसके आगे आपको ये दिया हुआ है। ये हो जाता है आपका कोलास के नियम और उसके 2 अनुप्रयोग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा
मोलर चालकता और विशिष्ट चालक परिभाषा देना है, सूत्र देना है, इकाई बताना, तनुता पर प्रभाव आपको स्पष्ट करना है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं विशिष्ट चालकता को। तो ये आपका दिया है विशिष्ट चालक की परिभाषा। और 2024 की बोर्ड एग्जाम में भी आया था विशिष्ट चालकता, तो तैयार आपको करके रखना है। विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के वितरण को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है। तो परिभाषा हो जाती है, फॉर्मूला हो जाती है। तनुता पर आपको प्रभाव भी पूछा जा रहा है। तो किसी विलयन की विशिष्ट चालकता उसकी 1 घन लीटर की चालकता है। तनुता प्रभाव को बताना है। मात्रक भी आपको पूछे तो मात्रक भी बता दिया है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और तनुकरण करने पर विशिष्ट चालकता भी घटती है। ओके, तनुता प्रभाव बताना है, तो तनुकरण करेंगे तो विशिष्ट चालकता भी घटती है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपका विशिष्ट चालकता, मूलर चालकता। जैसे तो मूलर चालकता ये दी, इसके साथ ही तुल्यांकी चालकता भी पेपर में आता है, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। अभी इसे आपका मूलर चालकता दिया हुआ है, तो मूलर चालकता के बारे में दिया हुआ है। ओके, फॉर्मूला दिया है, मात्रक दिया है, परिभाषा दी हुई है। और तनुकरण करने पर आणविक चालकता क्या बढ़ती है। जो विशिष्ट चालकता है वो घटती है तनुकरण करने पर, लेकिन मोलर चालकता आपकी तनुकरण करने पर बढ़ती है। ओके, इस साथ ही तुल्यांकी चालकता और तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जाता है इसी के साथ ही। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। दोनों मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट सीधा संचार सेल का सचित्र वर्णन करें। ओके, और इसके साथ ही आपको क्या सेल की अभिक्रिया भी आपको लिखनी है। तो सीधे संचार सेल के दिया हुआ है आपके। ओके, एग्जाम में कमी आता है, इसके विपरीत आपका जो डैनियल सेल है वो पूछा जाता है अक्सर। ओके, इंपॉर्टेंट वो रहता है, तो डैनियल सेल तो आपको जरूर तैयार करना है। बाकी सीधे संचार सेल के देखना है, तो उसके बारे में आपका पूरा ये दिया हुआ है, फिर उसकी क्रिया विधि दी है, और इसका फिर इसके बाद आपका डायग्राम दिया हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आपके अगर तैयार करना है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है, मैथोनिक अम्ल की चालकता दी हुई है, वियोजन की मात्रा, वियोजन स्थिरांक का परिकलन करना है, और ये हमें भी ये बातें दी हुई हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2019 की बोर्ड एग्जाम में आपका रहा था। ओके, सॉल्यूशन कैसे क्या रहने वाला है ये आप देख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। पूरा आपका देखिए एक साथ मैंने सॉल्यूशन दिखा दिया, पूरा आपका दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो 3.7 गुणा 10 की घाती -4 ये आपके वियोजन स्थिरांक रहने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है विद्युत रासायनिक सेल या डैनियल सेल की परिभाषा बताना, और साथ ही आपको सचित्र वर्णन करना है, अभिक्रिया भी बतानी है। सॉल्यूशन आप देख लेते हैं। ये आपका रहने वाला है, जब डैनियल सेल का है, गैल्वेनिक सेल, एक ही बात आपकी यहाँ रहने वाली है। तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। पहले तो आपको बताया जा रहा है डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल है, सेम आपका यही रहने वाला है। कार्य विधि से ये आपकी रहेगा, डायग्राम आपका ये रहने वाला है, डायग्राम ये कार्य विधि रहने वाली है आपकी। तो चाहे आपका विद्युत रासायनिक सेल कहा जाए, चाहे आपका डैनियल सेल कहा जाए, ये आपका रहने वाला है परिभाषा और कार्य विधि, डायग्राम। अब इसकी आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे आपका ये दिया हुआ है पूरी क्रिया विधि। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बताना, ईंधन सेल बताना। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव तो आपका ये रहने वाला है, और पूरा आपको ये भी तैयार करके रखना है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पहले तो बताया जा रहा मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, फिर से बनाने की विधि भी पेपर में पूछी जाती है। जब लॉन्ग में आता तो पूरा आ जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सचित्र समझाइए, फिर पूरा आपको बताना पड़ता है। ये डायग्राम रहने वाला है, ये पूरी आपकी कार्य विधि है, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका कंप्लीट। इसके बाद हमें ईंधन सेल ही पूछा जा रहा है, ईंधन सेल देख लेते। बाकी अगर दोनों एक साथ पूछे तो शॉर्ट में आपको बता देना है। तो ईंधन सेल आपको और सचित्र वर्णन दिया हुआ है ईंधन सेल के बारे में, ये डायग्राम रहने वाला है, और ये इसकी विशेषताएं रहने वाली हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में दोस्तों मैं आपको उसका बता रहा हूँ, जिसमें आपको क्या सेल स्थिरांक निकालना है। ओके, सेल स्थिरांक ये सिंपल आपका रहने वाला है। जैसे सेल स्थिरांक का फॉर्मूला ही आपका होता है, ओके, कब इक्वल टू होता है आपका सी और जी एस। ये आपका जी के ऊपर स्टार लगा, ये आपका किसका साइन रहता है, सेल स्थिरांक का रहता है। ओके, की हो जाएगा विशिष्ट चालकता, सी हो जाएगी अपनी चालकता। बस इस फॉर्मूला के आधार पर आप निकाल सकते हैं। ओके, वैल्यू आपको रखना है, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये रहने वाला है। ओके, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा सेल स्थिरांक से, कप्पा हमने निकाला है। ओके, तो सी जो चालकता है, चालकता को हम 1/r लिख सकते हैं, 1/, प्रतिरोध आपको लिख दिया हमने, वैल्यू हम रख देते हैं क्योंकि प्रतिरोध दिया है, इसलिए हमने यहाँ सी को क्या है आर में कन्वर्ट कर दिया है, फिर वैल्यू रख दी, आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी सेकंड वाला आप देख लीजिए अपनी तरफ से। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, संक्षारण की परिभाषा, संक्षारण पर विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर बचाव के उपाय लिखना है। संक्षारण वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूरा आपका आता है, क्रम से पूरे पॉइंट दिए हुए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पहले तो बताया जाए संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण क्या है, उदाहरण दिया हुआ कि लोहे में जंग लगना, तांबे के बर्तन का नीले हरे रंग होना, ये सब आपके उदाहरण है। फिर क्रिया विधि पूछी जाती है, संक्षारण की पूरी क्रिया विधि दी हुई है।
फिर संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे वो बताए जा रहे हैं। फिर संक्षारण को रोका कैसे जा सकता है वो यहाँ बताया जा रहा है। संक्षारण के रोकने के उपाय भी देख लेते हैं। ये संक्षारण को रोकने के उपाय है, तो पूरा टॉपिक एक ही क्वेश्चन में सब टॉपिक कवर कर दिए, तो इतना पढ़ लेते तो आपको मतलब इस चैप्टर से संक्षारण वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, संक्षारण वाला अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, संक्षारण क्या है उसके उदाहरण, संक्षारण की क्रियाविधि, संक्षारण को प्रभावित करने वाली कारक, फिर संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है, पूरे पॉइंट हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। ओके, 10वां जो क्वेश्चन है तो इसे आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। बाकी इतने क्वेश्चन यहाँ रहने वाले 4 नंबर, जैसे आगे के आपके जिसमें आपको कोलास का नियम इंपॉर्टेंट है, ये मोलर चालकता वाला इंपॉर्टेंट है, डैनियल सेल वाला आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको अगर क्वेश्चन पढ़ ले तो ये वाला इसके साथ ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वियोजन स्थिरांक वाला। तो 4-5 क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ के यहाँ रखना ही है। ओके, तो आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन तो आपका एक ही आना है। ओके, तो ये हमारे अध्याय 1 और अध्याय 2 के जो आपके क्वेश्चन थे मैंने कवर करा दिए हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपके अध्याय 3, 4 और 5 होगा तो 5 भी कवर कर देंगे, आगे पार्ट में कवर कर दूंगा, लेकिन पूरा मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्लास 12 के बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 90 39 53 44 79 इसलिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या है बैच को ज्वाइन कर ले, तो ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा और ऑल सब्जेक्ट की आपको है बेहतरीन तरीके तैयारी हो जाएगी और फाइनल एग्जाम तक दोस्तों आपकी तैयारी होगी। ओके, तो इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।